नमस्ते। आज के इस खास ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे कोल्ड केस की फाइल खोलने जा रहे हैं जिसने ना जाने कितने दशकों से बल्कि एक सदी से भी ज्यादा समय से दुनिया भर के इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और यहाँ तक कि राजनेताओं को भी पूरी तरह से उलझा कर रखा है। तैयार हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधा इसमें गोता लगाते हैं। हमारा सबसे बड़ा और केंद्रीय सवाल, आखिर ये आर्य थे कौन? देखिए, ये कोई मामूली सवाल नहीं है। सच कहूं तो ये एक ऐसा रहस्य है जिसने इतनी तीखी राजनीतिक और ऐतिहासिक बहसों को जन्म दिया है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या वे यहीं के, यानी भारत के मूल निवासी थे, या फिर वे बाहर से आए हमलावर थे? अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको बता दूं कि आज हम किन किन पड़ावों से गुजरने वाले हैं। सबसे पहले हम महान आर्य रहस्य को समझेंगे, फिर आक्रमण और पलायन के सिद्धांतों की तुलना करेंगे। उसके बाद सिंधु घाटी और वैदिक संस्कृति का आमना सामना होगा। फिर हम गायब पुरातात्विक पहेली को सुलझाएंगे, डीएनए के जरिए भारतीय इतिहास का सच जानेंगे और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प भारतीय घर के रूपक पर चर्चा करेंगे। तो चलिए अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, महान आर्य रहस्य, और वो भी बिल्कुल राजनीति से परे। देखिए, औपनिवेशिक काल में ना इस विषय को बहुत ज्यादा और बहुत भारी राजनीतिक रंग दे दिया गया था। इसलिए आगे बढ़ने से पहले इस गलतफहमी को दूर करना बिल्कुल क्रूशियल है। आर्य कोई रेस या नस्ल नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल में ये एक इंडो यूरोपीय भाषा बोलने वाला समूह है। 20वीं सदी में यूरोपीय ताकतों ने और यहाँ तक कि हिटलर ने भी खुद को सुपीरियर साबित करने के लिए इस शब्द का बहुत गलत इस्तेमाल किया। जबकि सच्चाई बस इतनी सी है कि जो लोग इंडो यूरोपीय भाषाएं बोलते थे वे बस खुद को आर्य कहते थे। सिंपल। और इसी के साथ हम आते हैं अपने दूसरे भाग पर, आक्रमण बनाम पलायन सिद्धांत। चलिए अतीत का थोड़ा पुनर्मूल्यांकन करते हैं। अब इस बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि जब इंडो यूरोपीय भाषाओं के भारत पहुंचने की बात आती है तो हमारे सामने दो बिल्कुल अलग थ्योरीज आती हैं। 1920 के दशक में ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने ये कहानी गढ़ी कि आर्यों ने बाहर से आकर हिंसक हमला किया और हड़प्पा को तबाह कर दिया। लेकिन आधुनिक इतिहासकार इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। वो इसे एक क्रमिक पलायन या माइग्रेशन मानते हैं, जहां मध्य एशिया से खानाबदोश पशुपालक आराम से धीरे धीरे समय के साथ यहां आकर बस गए। अब आप सोच रहे होंगे कि सबूत क्या है? तो भाई सबसे बड़ा सबूत तो हमें जमीन के नीचे से मिला है। राखीगढ़ी में जो खुदाई हुई उससे साफ पता चलता है कि कंकालों पर किसी भी तरह की हिंसा या चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं। मतलब कोई सामूहिक युद्ध या कत्लेआम हुआ ही नहीं था। ये ठोस सबूत उस पुराने हिंसक आर्य आक्रमण वाले सिद्धांत को पूरी तरह से और सिरे से खारिज कर देता है। अब बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, सिंधु घाटी बनाम वैदिक। ये सच में दो बिल्कुल अलग संस्कृतियों की कहानी है। तो भाई अगर कोई युद्ध नहीं हुआ तो फिर आखिर हुआ क्या था? इसका जवाब इन दो संस्कृतियों के रहन सहन में छुपा है, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। एक तरफ तो हमारी शानदार हड़प्पा सभ्यता थी, बिल्कुल अर्बन पक्के शहरों वाली, जहां मात्र सत्तात्मक समाज था और लोग मूर्तियों की पूजा करते थे। और दूसरी तरफ थे वो लोग जो वैदिक संस्कृति लेकर आए। ये लोग ग्रामीण थे, घुमंतु पशुपालक थे। इनका समाज पितृसत्तात्मक था और ये बिना किसी मूर्ति के सीधे प्रकृति की पूजा करते थे। इनका पूरा इकोनॉमी मॉडल ही मुख्य रूप से गायों और घोड़ों के इर्द गिर्द घूमता था। और हाँ, ये मध्य एशियाई प्रवासी अपने साथ एक ऐसी चीज लेकर आए जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मेरा मतलब है संस्कृत। शुरुआती संस्कृत इतनी ज्यादा जटिल और हाई लेवल की भाषा है कि इसे सीखते समय सच में किसी के भी दिमाग की फाइलें करप्ट या डिलीट हो सकती हैं। मजाक से हटकर इसे सच में देवताओं की भाषा माना गया और इसी अद्भुत भाषा में हमारे वेदों की रचना हुई। चलिए अब आते हैं भाग 4 पर, गायब पुरातात्विक पहेली। आखिर सबूत कहाँ है? अब यहीं आकर कहानी थोड़ा उलझ जाती है। भाषा और वेदों की बात तो ठीक है, लेकिन फिजिकल एविडेंस का क्या? 1500 से 1200 ईसा पूर्व के बीच आर्यों के आने का दावा किया जाता है। लेकिन एक बहुत ही हैरान करने वाला पैराडॉक्स देखिए। वैदिक देवताओं जैसे इंद्र और वरुण का सबसे पुराना लिखित प्रमाण भारत में नहीं मिलता। जी हाँ, कोई मजाक नहीं, ये 1400 ईसा पूर्व में आधुनिक तुर्की के बोगसकोई शिलालेख में मिलता है। और भारत में इंद्र की पहली भौतिक मूर्तियां पहली सदी ईसा पूर्व में शक और कुषाण युग के आसपास जाकर मिलती हैं। है ना इतिहास का एक बहुत बड़ा और अजीब विरोधाभास।
अब भले ही इन पशुपालकों के पास बड़े बड़े शहर या मूर्तियां नहीं थीं, लेकिन जमीन पर कब्जा जमाने का इनका तरीका बिल्कुल नेक्स्ट लेवल था। मैं बात कर रही हूं अश्वमेध यज्ञ की। आप इसे प्राचीन काल का एक हॉस्टाइल रियल एस्टेट टेकओवर मान सकते हैं। तरीका बड़ा सीधा था। एक पवित्र घोड़ा छोड़ो, उसके पीछे अपनी पूरी सेना लेकर चलो, और घोड़ा जिस भी जमीन पर कदम रखे वो भूमि तुम्हारी। वहां के लोगों को या तो तुम्हारी अधीनता स्वीकार करनी होगी या फिर युद्ध करना होगा। अपने विस्तार का ये उनका एक बहुत ही आक्रामक और कामयाब तरीका था। और अब हम प्रवेश कर रहे हैं भाग 5 में, डीएनए ने लिखा भारतीय इतिहास। इसे आप इतिहास का अल्टीमेट लाई डिटेक्टर भी कह सकते हैं। इतिहास और पुरानी थियरीज के अनुमानों से बहुत आगे बढ़कर साल 2018 में इस पूरी कहानी में जेनेटिक्स यानी डीएनए की धांसू एंट्री होती है। स्क्रीन पर ये जो नंबर है ना 92, ये कोई ऐसा वैसा नंबर नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की अगुवाई में एक बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च हुई, जिसमें दुनिया भर के 92 ग्लोबल एक्सपर्ट शामिल थे। जेनेटिक्स, इतिहास और पुरातत्व के इन दिग्गजों का बस एक ही मकसद था, इस सदियों पुराने रहस्य को हार्ड साइंस के दम पर हमेशा के लिए सुलझाना। और ये हमें लाता है हमारे आखिरी हिस्से भाग 6 पर, भारतीय घर का रूपक, कैसे हुआ एक सभ्यता का निर्माण। और ये बात इस पूरी जेनेटिक स्टडी को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है। रिसर्चर्स ने हमें समझाने के लिए एक भारतीय घर का बहुत ही प्यारा रूपक दिया। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। सबसे पहले चरण 1, इस घर की नींव जो उन फर्स्ट इंडियंस यानी पहले भारतीयों से बनी जो हजारों साल पहले आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन से यहाँ आए थे। फिर चरण 2, इस घर की दीवारें जो तब बनी जब ईरान के जाग्रोस क्षेत्र के पशुपालक इन पहले भारतीयों से मिले और जिससे महान हड़प्पा सभ्यता खड़ी हुई। और आखिर में चरण 3, इस घर की खिड़कियां, ये वो यूरेशियन स्टेपी के प्रवासी थे जो अपने साथ शुरुआती संस्कृत और वैदिक संस्कृति लेकर आए। अब ये डोनट चार्ट देखिए। हजारों सालों के इन सारे पलायनों और अलग अलग संस्कृतियों के घुलने मिलने के बाद भी आपको ये जान के खुशी होगी कि आज भी हम भारतीयों के जेनेटिक्स का जो सबसे बड़ा फाउंडेशनल हिस्सा है वो पहले भारतीय ही हैं। ये आज भी 50 से 65% तक हैं। तो समझने वाली बात ये है कि किसी ने किसी को पूरी तरह से खत्म या रिप्लेस नहीं किया, बल्कि आज हम जो हैं वो इन सभी अलग अलग समूहों का एक बहुत ही खूबसूरत आनुवांशिक मिश्रण है। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि अनेकता में एकता सिर्फ कोई रटा रटाया राजनीतिक नारा नहीं है बॉस, ये हमारा एकदम सच्चा बायोलॉजिकल इतिहास है। हमारी सबसे बड़ी सुपर पावर हमेशा से यही रही है कि हमने लगातार बाहर से आने वाली डाइवर्स संस्कृतियों को अपनाया है, उन्हें अपने अंदर समाहित किया है और एक अद्भुत सभ्यता को जन्म दिया है। तो इस पूरे एक्सप्लेनेटर के अंत में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। हमारे इस साझा और इतनी खूबसूरती से बुने हुए जेनेटिक इतिहास को जानने के बाद मॉडर्न आइडेंटिटी को देखने का आपका नजरिया कितना बदलता है? क्या ये विज्ञान हमें आपस में बांटने के बजाय कहीं ज्यादा गहराई से नहीं जोड़ता? जरा सोचिएगा इस बारे में। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहिए और अपनी इस हिस्टोरिकल क्यूरियोसिटी को हमेशा जिंदा रखिए।